हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं उत्तर प्रदेश बीटीसी परीक्षा प्रश्न पत्र द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर 2016 का प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर 1। हिंदी में स्वर होते हैं 10, 11, 9, 14। तो सही आंसर है बी 11। हिंदी में स्वर होते हैं 11 स्वर के वर्ण आ ई ऊ रिल ए ओ औ। नंबर 2। मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव हैं कंकाल, कंठ, दंत, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपर्युक्त सभी। मनुष्य में उच्चारण उपयोगी अवयव कंकाल, कंठ तथा दंत हैं। नंबर 3। ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव के मुख से निकली श्वास का, मानव के मुख से निकली ध्वनि का, मानव के मुख से निकली चीख का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी मानव के मुख से निकली ध्वनि का। नंबर 4। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं वृत्ताकार स्वर, आवृत्ताकार स्वर, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी ए बी दोनों। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं वृत्ताकार, आवृत्ताकार। नंबर 5। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में, 5 भाग में। तो इसका सही आंसर है बी 3 भाग में। स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। नंबर 6। ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। ये होते हैं स्वर तंत्री में कंपन से, बी श्वास की मात्रा से, सी जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उपर्युक्त सभी। 7। निम्नलिखित में से दंतव्य व्यंजक हैं ना, का, चा, ड़ा। तो इसका सही आंसर है ए ना। 8। आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है अल्प विराम का, अर्ध विराम का, पूर्ण विराम का, विस्मय बोधक का। तो इसका सही आंसर है डी विस्मय बोधक का। 9। ड़ा वर्ण किस वर्ग में आता है का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी टा वर्ग। 13 संख्या है सम, विषम, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी विषम। नंबर 11। अवरोही क्रम है ए 11, 9, 7, 5, 2, बी 2, 5, 7, 9, 11, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए 11, 9, 7, 5, 2। भाग की सक्रियाएं होती हैं भाज्य, भाजक, भागफल, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उपर्युक्त सभी। नंबर 13। भाषा शिक्षण के पक्ष है पठन, लेखन, व्याकरण, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उपर्युक्त सभी। नंबर 14। भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है लिपि संबंध अज्ञानता, व्याकरण से का अपर्याप्त ज्ञान, सही विराम चिन्हों का प्रयोग का अभाव, या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उपर्युक्त सभी। नंबर 15। 99 दहाई है 8, 9, 10, 11। इसका सही आंसर है बी 9। लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 16। लेखन का अर्थ बताइए। लेखन लेखन लिख धातु से बना है जिसका अर्थ है लिखना। लिखना भावों एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। ये शब्दों को क्रम से लिपिबद्ध सुव्यवस्थित करने की कला है। भावों एवं विचारों की एक कलात्मक अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है तब उसे लेखन अथवा लिखित रचना कहते हैं। नंबर 17। उच्चारण का दृष्टि से व्यंजक की 3 श्रेणियां लिखिए। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजक की 3 श्रेणियां। नंबर 1। स्पर्श व्यंजन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह के किसी न किसी अंग का स्पर्श होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। नंबर 2। अंतस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जैसे या, रा, ला, वा। नंबर 3। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म ऊष्मा निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, सा, हा। नंबर 18। अयोगवाह के 3 प्रकार हैं अयोगवाह ऐसे वर्ण जिनमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। इसमें नामकरण हिंदी के पारणी कहे जाने वाले डॉक्टर किशोर दास वाजपेयी ने कहा था। नंबर 1 अनुस्वर, नंबर 2 अनुनासिक, नंबर 3 विसर्ग। नंबर 19। विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल तथा कारक से प्रभावित होकर अपना रूप बदलें उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है, जैसे लड़का, लड़के, लड़कों, संज्ञा, मैं, मुझे, मुझको, सर्वनाम। नया, नई, नए, विशेषण, आया, आए, आई, आओ, क्रिया। 20। हास्य के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम लिखिए। जिन शब्दों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हास्योस्वर कहते हैं।
हास्य के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम आ, ई, उ, ऋ। नंबर 21 बालघात क्या है? ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बालघात जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों, भावों अर्थात मन की बात को बताना चाहता है और वह चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी बात को स्पष्टतया समझ सके, अर्थात उसी बात को समझे जिसे वह बताना चाहता है। तब ऐसी स्थिति में अपने मुख से निकलने वाली ध्वनि के कुछ वर्णों, शब्दों या वाक्यों पर कुछ विशेष जोर देता है। शब्द का उच्चारण करते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए किसी वर्ण पर विशेष बल देते हैं, अतः भाव की स्पष्टता के लिए बालघात या शोराघात की आवश्यकता होती है। नंबर 22 जीव्या के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कर उसके नाम लिखिए। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। नंबर 1 अग्रभ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, जैसे ई, ए। नंबर 2 मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जैसे आ। पश्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है, जैसे ऊ, औ, आ, अह। रेल स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? रेल स्वर का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऊष्म व्यंजन क्या है? लिखिए। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म ऊष्मा निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। सा तथा हा। 25 अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। अनुनासिक स्वर जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है, वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। उदाहरण आँख, हंसना, चांद आदि। नंबर 26 हलंत से क्या अभिप्राय है? लिखिए। हलंत से अभिप्राय उस चिन्ह से है जो किसी शब्द को आधा दर्शाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हलंत वाक्य में शब्दों को अक्षरों के नीचे लगाया जाता है, जैसे पश्चात में ता के नीचे लगा है। और 27 अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं, जिसमें 5 स्वर, 21 व्यंजन। 5 स्वर ए, ई, आई, ओ, यू हैं। नंबर 28 चा वर्ग की ध्वनियाँ कितनी हैं? नाम लिखिए। चा वर्ग की 5 ध्वनियाँ, चा, छा, जा, छा, या। नंबर 29 गुणा में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं? लिखिए। गुणा में निम्न संक्रियाएं होती हैं: गुणे, गुणक तथा गुणनफल। 345 में सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। 345 में सभी अंकों का स्थानीय मान 5 का 5, 4 का 40, 3 का 300। लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 31 लेखन की अशुद्धियों को दूर करने का उपाय बताइए। लेखन की अशुद्धियों को दूर करने का उपाय: नंबर 1 व्याकरण का समुचित ज्ञान। नंबर 2 शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन का अभ्यास। नंबर 3 बारहखड़ी का अभ्यास। नंबर 4 पाचन का अभ्यास। नंबर 5 शारीरिक उपचार। नंबर 6 तीव्र गति से लिखने का अभ्यास। नंबर 7 लिपि का समुचित ज्ञान। नंबर 8 शब्द पुस्तकें बनाना। नंबर 9 अध्यापक का व्यवहार तथा व्यक्तिगत ध्यान। नंबर 10 मिश्रित व्यंजनों में अशुद्धियाँ। नंबर 11 वा की अशुद्धियाँ, अल्प प्राण और महाप्राण की अशुद्धियाँ। नंबर 12 नंबर 32 विधानवाचक एवं निषेधवाचक वाक्य में क्या अंतर है? उदाहरण देकर समझाइए। विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे वह प्रतिदिन योग नहीं करता है। नंबर 33 ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व क्या हैं? ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व: नंबर 1 शुद्धता, ये ध्वनि का मुख्य मूल तत्व है। इसके बिना ध्वनि का अर्थ नहीं सिद्ध हो सकता। ध्वनि का शुद्ध उच्चारण मान्य तथा परिष्कृत होना चाहिए। नंबर 2 सार्थकता, ध्वनि उच्चारण में ध्यान रखना चाहिए कि वाणी सार्थक हो या अनावश्यक। ध्वनि विस्तार नहीं होना चाहिए, ना ही शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति होनी चाहिए। नंबर 3 स्पष्टता, स्पष्टता का होना ध्वनि श्रवण में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि बोलने में स्पष्टता होगी तो सुनने वाला सुनकर उचित अर्थ ग्रहण कर सकेगा। नंबर 4 तरंगता, ध्वनि में आरोह अवरोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक समान वाचन से श्रोता ऊब जाता है तथा अर्थ ग्रहण की दृष्टि से स्वराघात बालघात की तरंगता होना आवश्यक है। नंबर 34 स्वर के भेद किन किस आधार पर किए गए हैं? एक एक उदाहरण देकर समझाइए। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। नंबर 1 उच्चारण के समय के आधार पर हास्य, दीर्घ तथा प्लुप्त स्वर। नंबर 2 जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र, मध्य, पश्य स्वर। नंबर 3 मुख द्वार के खुलने के आधार पर विवृत, अर्धविवृत, अर्धसमृत, समृत। नंबर 4 ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्ताकार, आवृत्ताकार स्वर। नंबर 1 उच्चारण के समय मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। हास्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें हास्य स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ऋ। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य से दोगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए,
ए ओ औ। नंबर 3 प्लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है प्लुप्त स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम। नंबर 2 जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अग्रस्वर ई, ए, ऐ। मध्य स्वर आ। पश्य स्वर आ, उ, औ, आ। ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्ताकार स्वर, आवृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर उ, औ। आवृत्ताकार स्वर आ, ई, ए, ऐ। नंबर 35 गिनती सिखाने संबंधी मुख्य बातें बताइए। आंसर, गिनती सीखने संबंधी मुख्य बातें। नंबर 1 गिनती सिखाने संबंधी सर्वप्रथम बच्चों की पूर्व ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, अतः बच्चे को पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखकर गतिविधि की जानी चाहिए। नंबर 2 ये सुनिश्चित करना कि बच्चों को मूर्त वस्तुओं की समझ है या नहीं। नंबर 3 ये ध्यान देना कि बच्चा सीखने के प्रति रुचि ले रहा है या नहीं, यदि नहीं तो बच्चों को गति, कहानी या कविता के माध्यम से सीखने का प्रबंध किया जाना चाहिए। नंबर 4 बालक का वस्तुओं को गिनना तथा किसी अंक को बोलने पर समझ का पता लगाना, उसके पश्चात गिनना या सीखना। नंबर 5 क्रमबद्धता। नंबर 36 दाही एवं सैकड़ा का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। दाही 9 इकाई में 1 इकाई और जोड़ने पर 10 इकाई या 1 दाही हो जाती है। इसी प्रकार 20 इकाई में 2 दाही, 30 इकाई में 3 दाही, 40 इकाई में 4 दाही, 50 इकाई में 5 दाही कहा जाएगा। जैसे 10 में 1 इकाई, 2 में 2 इकाई। सैकड़ा 3 अंकों की प्रथम संख्या 100 होती है, जैसे ही 99 में 1 अधिक होता है। इसी प्रकार 424 में 4 सैकड़ा, 2 दहाई, 4 इकाई, 185 में 1 सैकड़ा, 8 दहाई, 5 इकाई। नंबर 37 आरोही अवरोही क्रम किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम। जब संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है उसे आरोही क्रम कहा जाता है। जैसे संख्या 8, 10, 5, 3, 12 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम 3, 5, 8, 10, 12। अवरोही क्रम का अर्थ घटता हुआ क्रम। जब संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे आरोही क्रम कहते हैं। जैसे संख्या 5, 25, 48, 6, 10 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम 48, 25, 10, 6, 5। आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर तथा अवरोही क्रम बड़े से छोटे की ओर लिखा जाता है। नंबर 38 शुद्ध, सुडौल तथा आकर्षक लेखन में अनुलेख, सुलेख तथा श्रुतलेख के महत्व पर प्रकाश डालिए। अनुलेख किसी आदर्श लिखाई का हूबहू अनुकरण करना अनुलेख या अनुलिपि कहलाता है। इसमें छात्र शिक्षक के आदर्श लेख का बिल्कुल हूबहू अनुकरण करते हैं। शिक्षक तख्ती या कापी पर वर्ण या शब्द लिख देते हैं और बच्चे देखकर ठीक वैसा ही लिखने का अभ्यास करते हैं। सुलेख सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। सुलेख का लेखन कौशल शिक्षण में विशेष स्थान है। सुलेख के माध्यम से जहां अपनी लिखावट को सुंदर बनाया जाता है ताकि पढ़ने वाला उसे न केवल सरलता से पढ़े बल्कि वह उसे रुचि से भी पढ़े। श्रुतलेख में छात्र सुनी हुई ध्वनियों को लेखनीबद्ध करते हैं। श्रुतलेख में सुंदर लेख का इतना महत्व नहीं होता जितना भाषा की शुद्धता का, जिसका उद्देश्य छात्रों को श्रवणेंद्रियों का पूर्ण शिक्षित करना भी है ताकि वह भाषा के शुद्ध रूप को सावधानी से सुन सके। नंबर 39 समानार्थी शब्दों का आशय उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। समानार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनके अर्थ में समान हो या पर समानार्थी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अश्व के पर्यायवाची घोड़ा, तुरंग, घोटक, सैंधव आदि। इच्छा का पर्यायवाची आकांक्षा, चाह, अभिलाषा, कामना, मनोरथ आदि। इंद्र का पर्यायवाची सुरेश, देवेंद्र, पुरंदर आदि। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, मार्तंडेय आदि। नंबर 40 भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्या क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति में प्रयुक्त अक्षरों की ध्वनियों का सही प्रयोग आता है। यदि हम विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति के समय ध्वनि का उच्चारण उसके निश्चित स्थान से नहीं करेंगे तो हमारी अभिव्यक्ति दोषपूर्ण और मौखिक भाषा निरर्थक व प्रभावहीन हो जाएगी। मनोवैज्ञानिक कारण से भय, संकोच, शीघ्रता, विलंब आदि शारीरिक दोष के कारण उच्चारण में दोष आ जाते हैं। इससे तुतलाना, लापरवाही आदि का विकास होता है और उच्चारण दोषपूर्ण हो जाता है। शारीरिक कारण कंठ, तालु, होठ, दांत आदि अंगों में दोष के कारण